नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आज बात करेंगे शपथ ग्रहण पर जिस तरह से सियासत हो रही है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का नाम तय होते ही कांग्रेस की सरकार का रास्ता तो साफ हो गया। 20 मई को सिद्धारमैया एक बार फिर मुख्यमंत्री और डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। बेंगलुरु में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तैयारियां पूरी हो चुकी है। पार्टी ने शपथ ग्रहण में बुलाए जाने वाले मेहमानों की लिस्ट भी तैयार कर ली। गांधी परिवार के तीनों सदस्य राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के साथ ही केंद्र जो शासित कांग्रेस शासित राज्य है उनके मुख्यमंत्री को विशेष तौर पर बुलाया गया है। उधर नीतीश कुमार की पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार के मुख्यमंत्री बेंगलुरु जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की बात की जाए तो ममता बनर्जी ने अपने प्रतिनिधि को भेजने का फैसला किया, यानी 2024 से पहले बेंगलुरु में विपक्ष का नया मंच सजने वाला है। हालांकि कई विपक्षी नेताओं को न्योता नहीं भेजा गया। ऐसे में सवाल उठता है, क्या शुरू होने से पहले विपक्षी एकता में दरार आ गई? इसी पर करेंगे आज चर्चा। तो कांग्रेस पार्टी के लिए 20 मई का दिन जो है वो बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि 20 मई को सिद्धारमैया कर्नाटक सीएम पद की शपथ लेंगे। खास बात यह है, कांग्रेस इस मौके का इस्तेमाल अपने शक्ति प्रदर्शन के तौर पर दिखाएगी। इसके अलावा विपक्षी एकजुटता के लिए भी करना चाहती है, जो 2024 के लिए बड़ा संदेश होगा। कांग्रेस ने इसके लिए कई प्रमुख विपक्षी नेताओं को न्योता भेजा है। हालांकि सियासी समीकरणों को देखें तो कांग्रेस ने कुछ दलों से दूरी बनाए रखने का भी फैसला किया। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर किसे न्योता मिला है, किसे न्योता नहीं मिला, क्योंकि केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, दिल्ली और तेलंगाना के मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाने के पीछे का कारण क्या है, शपथ ग्रहण पर क्यों सियासत हो रही है, ये भी हम समझ लेते हैं। लेकिन जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नहीं बुलाया गया है, अब देखिए केरल के सीएम पी विजयन को कांग्रेस का न्योता नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर बात करें तो टफ कंपटीशन, और ऐसे में यहां पर कांग्रेस से मुकाबला भी आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी को भी न्योता नहीं दिया गया है। आने वाले वक्त में चुनाव को देखते हुए यहां पर भी कांग्रेस का मुकाबला, दोनों राज्यों में कांग्रेस का सीधे तौर पर मुकाबला इन्हीं पार्टियों से है। देखिए वजह भी मैंने आपको बता दिया कि इसी वजह से इन पार्टियों को इनवाइट नहीं किया गया। जगन मोहन रेड्डी पीएम मोदी के करीबी भी माने जाते हैं, ये भी एक वजह मानी जा सकती है कि आखिर इनविटेशन नहीं मिला है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने अकेले चुनाव लड़ने की बात कही थी। उन्होंने कहा था ना वो बीजेपी के दम पर चुनाव लड़ेंगे ना कांग्रेस के दम पर। ये एक वजह हो सकती है कि सीएम को नहीं बुलाया गया। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो देखिए इस तरह से जो है ये वो पार्टियां, ये वो मुख्यमंत्री जिन्हें इनवाइट नहीं किया गया है। और अब ऐसे में देखिए जिस तरह से ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, कर्नाटक के सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में न्योता मिलने के बावजूद अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कार्यक्रम से दूरी बनाते हुए अपने प्रतिनिधि को कार्यक्रम में भेजने का फैसला किया। अब ये भी जान लेते हैं कि देखिए आखिर जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह में एक बार फिर से सियासत जो शुरू हो गई है, इसमें क्या कुछ आगे की खबरें हैं। आपसे दूरी के कारण क्या है? दिल्ली में आपने कांग्रेस को शिखर से शून्य तक पहुंचा दिया था। याद होगा आपको 2013 का वो वक्त। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को पंजाब में सत्ता से बेदखल किया, इसीलिए आम आदमी पार्टी को इन्विटेशन नहीं मिला है। इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से दूरी बनाए रखने का कारण जो है, यही प्रमुख कारण है जिस वजह से आम आदमी पार्टी को न्योता जो है वो इस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं मिला है। अब शपथ ग्रहण पर सियासत क्यों आगे हो रही है? कर्नाटक में शपथ ग्रहण के लिए ममता बनर्जी को न्योता दिया गया था। ममता बनर्जी वहीं जो कह रही थी कि कांग्रेस का समर्थन कर रही हैं, इन्विटेशन मिला है लेकिन नहीं आएंगी। न्योता मिलने के बाद ममता बनर्जी ने इनकार कर दिया। इनकार उन्होंने अपने आने का किया है, लेकिन उनके पार्टी की तरफ से टीएमसी सांसद यहां पहुंच रही हैं। शपथ ग्रहण में ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। उन्होंने फिलहाल कहा है कि वो नहीं आ पाएंगी, लेकिन ममता बनर्जी की जगह टीएमसी सांसद काकोली घोष शामिल होंगी और वो इस ओथ सेरेमनी का जो है वो हिस्सा बनेंगे। तो ये तो हमने आपको बता दिया कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह से पहले आज क्या कुछ बोले कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार, ये भी आपको सुनवाएंगे। और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर तेलंगाना सीएम केसीआर ने क्या कुछ तंज कसा है, वो भी आपको सुनवाएंगे। See, tomorrow I request all the workers, leaders of Karnataka
You may get an invitation, you may not get an invitation. This is the invitation as a party president I'm extending to all of you. You should be a part of the change. You should be a part of the development. You should be a part of the announcement of the guarantees which Congress party has been given. Our AICC President Mr. Mallikarjun Kharge ji, Sonia Gandhi ji, Rahul Gandhi ji will also be part of this great event, and we have invited various other leaders across the country, cutting across the party line. I want all the leaders, whether you have been invited, you received the invitation or not, please be a part of this great movement, and I request all the workers of the party and the people who supported us to witness, to enjoy, to see that this festival is being taken up. We have a long way to go. We have to implement this guarantee. That is the priority, and we will do it. अभी हाल में ही कर्नाटक राज्य का चुनाव आपने देखा है। वहां भाजपा का सरकार हार गया और कांग्रेस का सरकार आ गया। कोई जीता है, कोई हारा है, लेकिन क्या बदलने वाला है? कुछ बदलेगा? कुछ बदलने वाला है? कुछ नहीं बदलने वाला। ये तो कथा 75 साल से चलते ही आ रहा है। कोई पार्टी जीतता है, कोई नेता जीतता है, कोई हारता है, लेकिन ये नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। चुनाव में और चुनाव के बाद जनता का जीत होना चाहिए। तो कुल मिलाकर 20 मई की तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। शपथ ग्रहण को लेकर खुद डीके शिव कुमार ने भी जायजा लिया कि क्या तैयारियां की गई है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी एकजुटता की जो बात कही जा रही है उसमें आधे विपक्षी नेता कहां पर है, उन्हें क्यों नहीं न्योता दिया गया? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जो है वो जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं परिचय दे देती हूँ इन खास मेहमान का, कौन कौन हमारे साथ आज इस पैनल में डिस्कशन करने के लिए जुड़ा हुआ है। चंद्रमोहन शर्मा, नेता कांग्रेस के, यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। सर, स्वागत है आपका। इसके अलावा खेमचंद शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी के, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ डॉक्टर रमेश ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले चंद्रमोहन जी आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि आज जो नाम हमने दिया है शपथ पर सियासत, तो सवाल यही उठ रहा है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि बड़ा भव्य आयोजन किया जा रहा है, तमाम विपक्षी पार्टियों को बुलाया गया, लेकिन इन विपक्षी पार्टियों में वो भी पार्टियां हैं जो विपक्ष में तो हैं, लेकिन उन्हें इनवाइट नहीं किया गया। क्यों सर? देखिए, विपक्ष में जो पार्टियां हैं जो कांग्रेस के साथ हैं, जो यूपीए के अलायंस के अंदर है, उनको इनवाइट किया गया। बाकी पार्टियों का अपना दायित्व है। दायरा अभी इलेक्शन से पहले बढ़ेगा, जब इलेक्शन से बाद दायरा बढ़ेगा तब उनकी भी सोच की जगह बनेगी। अभी तो मुबारक है कर्नाटक की जनता को, जिन्होंने कांग्रेस को जिम्मेवारी दी, और उससे बड़ी मुबारक उस बात की है कि उनको दो ऐसे अनुभवी नेता मिले कर्नाटका को, दोनों अनुभवी नेता जिन्होंने कर्नाटक के जनमानस में अपनी पहचान बनाई और कांग्रेस को एक जीत लाके दी। तो हमारा पूरा ध्येय भी कर्नाटका की जनता के उन वादों को पूरा करना है जो 5 गारंटियां हमारे राहुल गांधी जी के द्वारा दी गई थी। सबसे पहले कैबिनेट बनने के बाद उन 5 गारंटियों को जनता के सामने पास करके दिया जाएगा। बाकी ये चलन चलता रहेगा, और ये तो एक गठबंधन का दौर अभी आगे बढ़ेगा, उसके अंदर जैसा सिस्टम और पार्टियों के साथ चलेगा वो आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन चंद्रमोहन जी, आपने मेरे सवालों का जवाब स्पष्ट तौर पर आपने नहीं दिया। आखिर आप लोगों ने न्योता क्यों नहीं दिया, ये कारण मैं आपसे जानना चाह रही थी। न्योता क्यों नहीं दिया, ये कारण कुछ नहीं है। ये अपना सोच लीजिए कि अपना विजन है, उस विजन के अंदर कोई साथ चलने के लिए ठीक होता है, कोई नहीं होता। जब आगे विजन बनेगा तो वो भी साथ चलेंगे। लेकिन सर, लेकिन विपक्ष तो यही कह रहा है ना कि 2024 में मोदी सरकार को, बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी एकजुटता बहुत जरूरी है। और मैं ये भी आपसे सवाल करूंगी क्योंकि 2018 का वो वक्त भी मुझे याद आ रहा है, एक बड़ा मंच, और जिस मंच पर विपक्षी एकता नजर आया था, इस बार वो एकता कहीं ना कहीं नजर नहीं आएगी। ये सवाल इसलिए क्योंकि उस वक्त मैंने ये भी देखा था सोनिया गांधी और मायावती का गले लगना सब लोगों ने देखा था। ममता सीताराम येचुरी जो कि हेलो करते हुए भी नजर आए थे। इसके अलावा जिस तरह से मायावती और अखिलेश यादव ने हाथ हिलाया था, ये देखिए, ये वो 2018 का हम आपको वो जो विपक्षी एकता
जब नजर आई थी जिस वक्त 2018 में जेडीएस के कुमार स्वामी का शपथ ग्रहण समारोह था, उस वक्त की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इसी को लेकर मैं सवाल आपसे करूंगी, लेकिन ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों को समझा देते हैं कि आखिर उन्हें सवाल समझ में आ जाए। कहते हैं वक्त के साथ बहुत सारी चीजें बदल जाती है और जब बात राजनीति की हो तो कुछ भी हो सकता है। वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है। ये तस्वीर 2018 की है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। तब कांग्रेस के समर्थन से जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी सीएम बने थे और मंच पर विपक्षी एकजुटता देखने को मिली थी। उस दौरान नए समीकरण बनते दिखे थे। सबसे ज्यादा चर्चा मायावती और सोनिया गांधी के गले मिलने और मुस्कुराहट की थी। इसी का मैं जिक्र कर रही थी सर। इसी मंच पर सीताराम येचुरी और ममता बनर्जी एक दूसरे को हेलो कहते हुए दिखाई दिए। ममता के अलावा अगर मायावती की बात करें तो मायावती और अखिलेश ने एक साथ लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया था। तब कुछ महीने बाद ही लोकसभा चुनाव होने वाले थे और आज भी सर कुछ ऐसी स्थिति बननी है, क्योंकि अब 2024 का चुनाव भी होना है। बिल्कुल ठीक तस्वीरें सर वैसे ही बैठ रही है, लेकिन उस वक्त जो विपक्षी एकता दिख रही थी और इस वक्त जो विपक्षी एकता दिख रही है उसमें काफी अंतर है चंद्रमोहन जी। नहीं, कोई अंतर नहीं है। देखिए, अभी तो एक विपक्षी एकता की एक शुरुआत है और पायदान है और उसकी जो नींव है वो कर्नाटक जीतने आके खड़ी है। जिस इमारत को 2024 के अंदर खड़ा होना और इमारत के अंदर जो विपक्ष की एक सरकार या विपक्ष के प्रति जनता का जो विश्वास आएगा उसकी एक बुनियाद कर्नाटक ने दी है। तो अभी विपक्षी एकता इससे ना तो बिखर रही है कि आप कहें कि किसी को न्योता देना से एकता बिखर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ साथ चलते हैं, कुछ को साथ ले जाना पड़ता है और कुछ के साथ अपने विचार बनाने पड़ते हैं। अभी उसके अंदर दौर है, कुछ बैठकें भी, कुछ आपके और अपने मनभेद दूर होंगे और कुछ विचार विमर्श होंगे, कुछ उनसे लेंगे, कुछ हम देंगे। काफिला बढ़ेगा और 2024 के अंदर अच्छे नेतृत्व के साथ विपक्ष के लेकर हमारा किसी के वो साथ ले जाने में कोई परहेज नहीं है, किसी को छोड़ने में कोई गुरेज नहीं है। हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि कुछ साथ आते हैं, कुछ साथ नहीं आते हैं। रमेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। चंद्रमोहन जी को आपने सुना, ममता बनर्जी को इनविटेशन दिया गया लेकिन वो नहीं आ रही हैं, अपनी जगह पर टीएमसी सांसद को भेज रही हैं। तो चंद्रमोहन जी जो कह रहे हैं कि कुछ साथ आते हैं कुछ नहीं आते, क्या यही हम समझे या फिर ये समझे कि कल तक ममता बनर्जी कह रही थी कि कांग्रेस के साथ समर्थन चाहिए और आगे दूसरे स्टेट में हमें मजबूती के साथ खड़ा होना है, लेकिन अधीर रंजन के बयान के बाद ही ये उलट गया, ममता बनर्जी नहीं आ रही हैं। देखिए, गनीमत ये समझो कि ममता बनर्जी अगर नहीं आ रही तो उनका कोई भी नेता इस समारोह में पहुंच रहा है, ये बहुत बड़ी गनीमत है। क्योंकि जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था तो दोनों पार्टियों की राह अलग अलग हो गई थी, क्योंकि दोनों में तनातनी तभी से है। ममता बनर्जी की अगर बात करो तो कांग्रेस के कोई भी प्रोग्राम, कोई भी नेता सबसे दूरी बनाई हुई थी। कम से कम ये दिखाई देता है कि अब दोनों में कुछ ना कुछ पैचअप होते हुए दिख रहा है। ठीक है, उनके अंदर गुस्सा है, नाराजगी है, वो नहीं गई, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। तो अब उनका अगर कोई नेता जा रहा तो ये मान के चलो तस्वीर साफ है। और उसके अलावा और दूसरे नेताओं की जब बात करो कि बाकी लोग, आपने जैसे केजरीवाल साहब का नाम लिया कि वो क्यों नहीं जा रहे, देखो उनको ना जाना और ना बुलाना बनता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जब नींव रखी गई थी, आम आदमी पार्टी की पहले दिन से लड़ाई किससे रही है? कांग्रेस से रही है। जब आपको पता है अन्ना आंदोलन जब हुआ था तो 15-17 लोगों के पोस्टर लगाए गए थे, उसमें प्रणब मुखर्जी से लेके सारे कांग्रेस के नेता थे। तो इनके बीच सुलह ना होगा, शायद ऐसा लगता है कि सुलह नहीं हो पाएगी। अब दूसरी बात जगन मोहन रेड्डी वाली बात है, देखो उनकी राह अलग है। जैसे आपने कहा उनका झुकाव प्रधानमंत्री जी की तरफ है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से उनकी लगातार बात भी हो रही, हो सकता है अगला चुनाव उनके अलायंस के साथ में। लेकिन सर आप जिस तरह से आम आदमी पार्टी को लेकर कह रहे हैं, ये स्थिति तो 2018 में भी थी, लेकिन तब भी तो उस वक्त बड़ा पैनल कह सकते हैं मंच पर मौजूद था, विपक्षी एकता मौजूद था, इस बार नहीं है। क्या आपको लगता है कि 2024 के लिए इस बार जो विपक्षी एकता है वो काफी है? नहीं, देखिए कर्नाटक जीतने के बाद में ओवरऑल जितनी अपोजिशन की पार्टी है उनके अंदर एक ऊर्जा है और एक बल मिला है, संबल मिला है। और 2018 और 2023 के अगर बीच के अगर आप कंपेयर करोगे तो नीतू जी देख लेना, राजनीतिक अब समय, इस समय में होता क्या, बहुत चीजें जल्दी बनती है, बिगड़ती है और अब तो हर घंटे में एक चीजें नई जो कुछ सोचता है जो एक्सेप्ट करता है, जो दूसरी चीजें आ जाती है। अब ये जो चेहरे अभी भी आपको दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है दिसंबर आते आते ये भी ना दिखे और हो सकता है ऐसे चेहरे आपको दिखाई दे जाएंगे
जिनकी हमने आपने कल्पना तक नहीं की। जी, जगन जी। रेड्डी की बात कर रहे हो, अगर उनसे अगर पैचअप नहीं हुआ, हो सकता है वो भी इस मंच पे दिखाई देंगे, के चंद्रशेखर राव भी इस मंच पे दिखाई देंगे, और केजरीवाल साहब भी इस मंच पे दिखाई देंगे। तब दिखाई देंगे जब इनका बंद कमरे में ये तय हो जाएगा कि देखो, अगर मोदी को हराना है, अगर भाजपा को हराना है, तो आपको एक मंच पे आना पड़ेगा। हाँ। और ऐसी सुगबुगाहट मुझे लग रहा कमोबेश ठीक हम है, लोग मैं आऊंगी एक बार दिल्ली फिर से में आपके 3-4 पास। दिन हाँ, से देखते भी आ रहे हैं। ठीक है। खेमचंद शर्मा जी, बड़ा मंच सजकर तैयार हो चुका है, कल शपथ ग्रहण समारोह, क्या कहेंगे इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर? देखिए, कांग्रेस को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। कांग्रेस कर्नाटक में जीती है और उम्मीद करते हैं जिस तरीके से वायदे उन्होंने कर्नाटक की जनता से किए उसी के अनुसार काम करेंगे। वो हिमाचल की तरह, राजस्थान की तरह, छत्तीसगढ़ की तरह धोखा नहीं देंगे। धोखा इनकी आदत में है, लेकिन हम आशा करते हैं कि अब की बार धोखा नहीं देंगे। रही बात विपक्ष की एकता की, विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं कि अपने अपने उद्देश्य हैं, अपनी अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षा है और उसी के अनुसार वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। अपनी अपनी राजनीति है, किसी के पास ओवरऑल रोड मैप नहीं है, विजन नहीं है, वो डिलीवर नहीं करना चाहते, उससे सत्ता को हथियाना चाहते हैं, किसी भी तरीके से सत्ता मिले उसको हथियाना चाहते हैं। और कोरोना की तरह एक महामारी इंटरनली इनके बीच में है, और वो है भ्रष्टाचार की, परिवारवाद की, सेल्फ गोल की, सेल्फलेस जो सेल्फिश जो नेचर होता है उसकी, इसलिए एक दूसरे से ये विश्वास नहीं कर पाते। ठीक है, चंद्रमोहन जी। जो कांग्रेस कंप्लीट करने देखिए, बहुत हास्यप्रद होता है जब कोई भाजपा का नेता, नहीं तो बात कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ सेकंड। जिस तरीके से केजरीवाल जी के दो मंत्री जेल में हैं, आज केजरीवाल जी को साथ में खड़े करने में दूसरे विपक्ष वाले भी कतराते हैं, कांग्रेस भी कतराती है। पहले कांग्रेस को जन्नी माना जाता था भ्रष्टाचार किया, उनसे आगे केजरीवाल जी निकल गए। वैसा ही हाल साउथ में है। साउथ की भी पार्टियां जिनके साथ इनका अलियांस है वो तो चलो फील करती हैं, ठीक है इनके साथ जाए ना है, लेकिन ममता दीदी उनको खुद पीएम बनना था, अब सोचती हैं अरे अब फिर राहुल गांधी को झेलना पड़ेगा। तो ये जो विजन है जहाँ पे अपने को आगे बढ़ाना है, देश को नहीं आगे बढ़ाना, जनता को आगे नहीं बढ़ाना, उसकी वजह से ये कभी ठीक है। हो सकते होंगे भी, तो जनता तेजस्वी यादव भी कह रहे थे कि जांच चल रही है, ईडी सीबीआई की जांच चल रही है, हो सकता है सप्लीमेंट्री जांच मेरे पे लगा दी जाए। अब ये तो वही बेहतर समझा पाएंगे कि आखिर ये किस तरह की जांच होती है। चंद्रमोहन जी, आपका जवाब। देखिए, बहुत हास्यप्रद है जब कोई भाजपा का नेता करप्शन की बात करे और करप्शन की उंगली किसी और उठाते, लेकिन उठाते समय भूल जाता है कि 4 उंगली उसकी तरफ उठ जाते। यही कारण है कि कर्नाटक की जनता ने प्रधानमंत्री जी के इतने दौरे और इतनी रैली करने के बाद आपको पटकनी दी, सिर्फ 40% की घूसखोरी के कारण। और आपके खुद के नेता वहां पर आपके साथ लड़ने को तैयार नहीं थे। इतिहास ने दोहराया आपके लिए, क्योंकि जहां भाजपा लड़ती थी और भाजपा के लिए विपक्ष के नेता चले जाते थे, उल्टा हो गया। वहां विपक्ष कांग्रेस लड़ा और भाजपा के नेता कांग्रेस को ज्वाइन करने गए, क्योंकि करप्शन में लिप्त भाजपा ने अपने नेताओं की अनदेखी करी, अपने वर्गों की अनदेखी करी। 40% घूस के ऊपर, टेंडर के ऊपर नोट मांगा गया, जिसके कारण वो हारे। उसके बाद येदुरप्पा जी को ले लीजिए आप, येदुरप्पा जी को आप मनोनीत करा, चुनाव चलाया, और करप्शन में लिप्त होने के बाद आपने नकार के हटा दिया, जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं। फिर आपने नया मुख्यमंत्री बनाया, वो उससे भी महामहिम निकले। उन्होंने 4-20% का ऐसा लेवल भाजपा के माथे गढ़ दिया कि वापस में प्रधानमंत्री जी को नतमस्तक होना पड़ा। किसके आगे? एक करप्टेड पूर्व चीफ मिनिस्टर येदुरप्पा जी के सामने नतमस्तक होकर 2 जो मेजर समुदाय हैं, लिंगायत और वोकालिदा, उसकी वोट लेने के लिए। लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है। जनता आपको आज की जो एक हेडलाइन चल रही है उसका भी जवाब देने वाली है, क्योंकि 1 तारीख 8 बजे जो आपने नोट बंद करे थे, उसी के ऊपर आज आपने शायद 2000 यही के था नोट पे जो कि बजरंग बली की जो सियासत हो रही थी वो आपके लिए काम कर गई, लेकिन बीजेपी के लिए काम नहीं की है। रमेश जी, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, अभी तो 2024 है, 2023 के भी चुनाव है कई राज्यों में, कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसे नेता जो अभी फिलहाल साथ नहीं आए हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में साथ आए। लेकिन अगर इसी तरह की स्थिति बनती रही रमेश जी, तो क्या आपको लगता है कि 2024 में जनता इसी तरह से अपने सिर पर बिठाएगी? क्योंकि देखिए, वाकई ये मैं भी इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि स्थिति बदल रही है। 2018 की सियासत किस तरह से थी, राजनीति जिस तरह से होती थी, अब 2023 और 24 में काफी बदलाव हो गया है। हम वो दौर भी याद करते हैं जब वाजपेयी जी की सरकार थी, उस वक्त सोनिया गांधी जब विपक्षी एकता और शक्ति प्रदर्शन करती थी तो उसमें असर दिखता था विपक्षी दलों के शक्ति प्रदर्शन में, लेकिन अब वक्त बदल रहा है।
तो इस बदलते वक्त में अगर इसी तरह की स्थिति होगी तो क्या आपको लगता है कि 2024 के परिणाम अलग भी हो सकते हैं? देखो जी, उस समय की जब आप जिक्र कर रहे हो तो हालांकि वो तो इतिहास की बातें हो गई, किताबों में पढ़ी जाने वाली बातें हो गई, लेकिन उस समय ये भी होता था, अटल जी उन लोगों को ज्यादा बुलाते थे जो उनके धुर विरोधी हुआ करते थे। उनके यहाँ सबसे पहले इन्विटेशन जाता था कि आप हमारे शपथ ग्रहण समारोह में आओ। खैर वो बातें तो अब नहीं होगी। अभी चंद्रमोहन शर्मा जी कह रहे थे कि जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। बिल्कुल बेवकूफ नहीं है, लेकिन आज के जो नेता हैं वो वास्तव में जनता को बेवकूफ ही समझते हैं। हर फैसले, हर नियम वो अपने हिसाब से करते हैं। जैसे आपने कहा कि जो आज के जो नेता हैं वो देश को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे, वो खुद को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। कभी आप नोटबंदी कर देते हो, कभी 2000 का नोट आज फिर आपने बंद कर दिया। इसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे? क्या आपने भ्रष्टाचार को कम करने के लिए आज ये जो फैसला लिया गया है वो लिया गया? मतलब ये फैसले इतनी जल्दी क्यों हो रहे हैं, इसका समझ में नहीं आ रहा। क्या कांग्रेस जीत रही है, लोगों के पास में पैसा ज्यादा आ रहा है, भ्रष्टाचार को कम करना या लोगों को आगे बढ़ते हुए, कई सारी, खाली इस बहस पे हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन आज जितनी राजनीतिक दल हैं और जो भी जिससे भी पैचअप होता, चाहे यूपी हो जाए चाहे एनडीए हो जाए, ये सारे के सारे नेता अपना भला चाहते हैं, अपने दल का भला चाहते हैं, जनता का किसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब कांग्रेस की सरकार बनी है, कर्नाटक में बहुत ऐसे जो इन्होंने वादे करे हैं, बिजली फ्री का वादा है, महिलाओं के लिए वादा है। देखो ये कह देना तो बहुत आसान होता है कि हम बहुत सारे वादे कर रहे हैं, लेकिन जब रेवेन्यू जनरेट करने वाली बात आ जाती है तो आप 1-1.5 साल में ये कहने लगते हो कि वादा पूरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है। एक केजरीवाल का जो फॉर्मूला है वो कमोबेश धीरे धीरे बाकी लोग भी अपना रहे हैं, कांग्रेस भी अपना रही है और भारतीय जनता पार्टी भी इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है। तो पार्टियां कंफ्यूज है, भयभीत, पार्टियां कंफ्यूज है। ठीक है, ठीक है। अब 24 की जो जिगरोनी जिसको लेके मंच सजने लगे हैं अभी से, मुझे लग रहा है कि इस बार का जो चुनाव है बड़ा दिलचस्प होने वाला है। एक आखिरी सवाल जो है खेमचंद शर्मा जी से, जनता अब बहुत कुछ समझती है और इसीलिए जनता समझी, इसीलिए आपको ये खामियाजा भुगतना पड़ा। इस बार कर्नाटक चुनाव हार गए आप, रमेश जी ने जिस तरह से कहा। देखिए कर्नाटक में हमने देखा हर बार वहां पे गवर्नमेंट चेंज होती है, वो ट्रेडिशन अब की बार भी रहा और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। और भी कुछ गलतियां हुई, हम उन पे रिव्यू करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपने देखा 2018 में भी हम नहीं बना पाए, कांग्रेस ने सत्ता में सरकार कुल मिलाकर 2024 के लिए सभी पार्टियों को मंथन करने की जरूरत है। शॉर्ट में हम ये समझ गए। बहुत शुक्रिया खेमचंद जी, आप हमारे साथ जुड़े। रमेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, चंद्रमोहन जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां हो चुकी है, लेकिन अब तो नजरें इस बात पर है कि मंत्रिमंडल में कौन मंत्री बनेगा, इस पर भी नजर होगी। कल जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो क्या नजारा होगा, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया, न्यूज इंडिया के साथ आप बने रहिए और बाकी की तमाम खबरें देखने के लिए आप लगातार न्यूज इंडिया पर अपडेट लेते रहिए। नमस्कार।